बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अभिकथन। समावेशी शिक्षा में क्षति को दूर करने के बजाय अक्षमता के सामाजिक अवरोधों को हटाने पर बल दिया जाता है। अब जो है ये समावेशी शिक्षा है उसमें जो क्षति है उस क्षति को दूर करने के बजाय अक्षमता के जो सामाजिक अवरोध है उस अवरोध को हटाने पर बल दिया जाता है। तो ये जो है अभिकथन सत्य है। क्षति मीन्स क्या होता है, जैसे क्षति, यहाँ पे जो क्षति और जो अक्षमता, क्षति जो क्या होता है, जैसे क्या है कोई जन्म से दिव्यांग है, जैसे आँख से दिव्यांग है, तो ये जो आँख ना होना क्या हो गया, क्षति हो गया उनके लिए। आँख से दिव्यांग है क्या हो गया, ये क्षति। अब जो है आँख ना होने की वजह से क्या है, पढ़ पाएगा क्या, नहीं पढ़ पाएगा, तो ये जो क्या हो जाएगा, पढ़ ना पाना अक्षमता हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है समावेशी शिक्षा में जो क्षति है उस क्षति को दूर करने के बजाय किस पे फोकस किया जाता है, जो अक्षमता है या डिसेबिलिटी है, कि जो सामाजिक अवरोध को, अवरोध मतलब जैसे ये जो है आँख ना होने की वजह से, दिव्यांग होने की वजह से वो जो है पढ़ नहीं पाएगा, तो ना पढ़ नहीं पाएगा तो उसके लिए जो है क्या करना, अक्षमता को दूर करने के लिए सामाजिक जो अवरोध है उसको हटाने पर बल दिया जाता है। तो उसके लिए जैसे जो आँख से दिव्यांग रहते हैं उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाने पर, सिखाने पर फोकस किया जाता है। तो ये जो क्या हो जाएगा, अक्षमता को दूर करने के लिए, ये जो है अक्षमता के जो सामाजिक अवरोध है या बाधा है उसको हटाने पर बल दिया जाता है, किसमें, समावेशी शिक्षा में। तो ये जो अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है क्षति एक जैविक स्थिति है, तो ये जो है यहाँ तक सही है। आगे बोला गया है जबकि अक्षमता वह प्रतिबंध है जो समाज द्वारा बाधाओं के रूप में व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। क्षति मतलब यहीं पे जैसे अभी देखें दिव्यांग, जैसे आँख से दिव्यांग, तो ये क्या हो गया, जैविक स्थिति। और जो दिव्यांग होने की वजह से जैसे क्या है, आँख से दिव्यांग है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया, वो अक्षमता हो गया। तो ये जो है कारण भी सत्य है और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो किस में दिया है, जिसमें कथन कारण दोनों सही हैं, ये ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अभिकथन। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता सिवाय कुछ विशिष्ट वैधानिक अपवादों की। तो ये जो है ये अभिकथन सत्य है कि जो आरटी जो एक्ट है या आरटी जो अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को जो गैर शिक्षकी जो कार्य है उसमें नहीं लगाया जा सकता सिवाय जो है कुछ जो विशिष्ट वैधानिक अपवादों को छोड़कर, कुछ जो वैधानिक अपवाद है उसको छोड़कर। तो ये जो अभिकथन ही सत्य है। कारण दिया गया है शिक्षकों की मुख्य भूमिका केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित है और सामाजिक उत्तरदायित्व उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये जो कारण असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो शिक्षकों की मुख्य भूमिका केवल कक्षा शिक्षण तक है और जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनका, सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया, सांस्कृतिक हो गया और जो है गतिविधि, खेल कूद, इस पर नहीं होना चाहिए बोला जा रहा है। तो ये कारण जो है सत्य हो जाएगा क्योंकि जो है उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। तो ये जो है सामाजिक उत्तरदायित्व उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा है, नहीं है बोला गया। तो ये जो है उसका हिस्सा है, तो कारण जो है असत्य हो जाएगा, गलत। और इसमें भी कथन सही है। किसमें दिया है, जिसमें असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन सही है मतलब अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है ये रीजन है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है सूची पी, जिसमें अवधारणा ये कंसेप्ट दिया गया है वो सूची फर्स्ट से विशेषता जो इसमें दिया गया है इसे सुमेलित करना है। सूची पी को सूची 1 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची पी में अवधारणा ये कंसेप्ट दिया है और सूची 1 में उनकी विशेषता दिया गया है। पी यहाँ पे दिया गया है शिक्षा क्रम, तो जो है करिकुलम या शिक्षा क्रम, तो इसकी जो क्या हो जाएगा विशेषता, विद्यालय के जो संपूर्ण शैक्षिक अनुभव है उसका और वातावरण। ये जो है शिक्षा क्रम या करिकुलम में क्या आ जाएगा, जो विद्यालय के संपूर्ण या जो पूरा जो है क्या है शैक्षणिक अनुभव है या शैक्षिक अनुभव एक्सपीरियंस है और जो इन्वायरमेंट है विद्यालय की जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है वो, ये जो है शिक्षा क्रम में शामिल हो जाएगा करिकुलम में। ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है पाठ्यक्रम या सिलेबस, यहाँ पे जो है पाठ्यचर्या या सिलेबस,
तो सिलेबस में क्या शामिल हो जाएगा, ये इसकी विशेषता क्या रहेगा, विषयों की विस्तृत सूची। तो इसमें जो है सिलेबस में क्या होना चाहिए, विषय की जो है विस्तृत सूची होनी चाहिए और विषय वस्तु, तो हो जाएगा क्यू का 1, क्यू का 1। इसका जो है आर दिया है बाल अधिकार, तो बाल अधिकार क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, चाइल्ड राइट, या जो है बाल अधिकार, तो ये हो जाएगा आर का 3, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तो हो जाएगा आर का 3। उसके बाद एस दिया है आरटी एक्ट, जो है आरटी अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 12, तो इसकी जो है धारा 12 या सेक्शन जो है 12 ये क्या कहता है, ये जो है बात करता है निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की बात करता है, तो हो जाएगा एस का 4, एस का 4। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है अक्षमता के प्रकार और उनसे संबंधित कठिनाई को सुमेलित करें। पी दिया है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये जो अक्षमता के प्रकार हो गया, तो इससे संबंधित कठिनाई क्या होगा, यदि कोई डिसलेक्सिया से प्रभावित है तो क्या होगा, पठन और वर्तनी समझने में बाधा होगा, तो ये पठन और वर्तनी समझने में बाधा संबंधित क्या हो जाएगा, ये डिसलेक्सिया का हो जाएगा पी का 3। उसके बाद जो है क्यों दिया है डिस्प्रेक्शिया, डिस्प्रेक्शिया तो इसकी जो है इससे संबंधित कठिनाई क्या होता है जी, यदि जो डिस्प्रेक्शिया से प्रभावित है तो गामक कौशल और समन्वय में कठिनाई, गामक कौशल में उनकी स्पीड जो है और जो समन्वय है उसमें क्या होंगे, कठिनाई होंगे किसके द्वारा, यदि जो डिस्प्रेक्शिया से प्रभावित है, तो क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है आर दिया है ऑटिज्म, ऑटिज्म से यदि प्रभावित है तो उससे क्या कठिनाई होंगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक संप्रेषण और दोहराव वाला व्यवहार होगा, सामाजिक जो संप्रेषण है उसमें प्रभावित होगा और जो दोहराव वाला व्यवहार होगा, तो हो जाएगा आर का 2, आर का 2। उसके बाद जो है एस दिया है डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित है तो उससे क्या कठिनाई या समस्या उत्पन्न होंगे, लेखन और सूक्ष्म गामक नियंत्रण में समस्या, तो लिखने में और जो सूक्ष्म गामक जो नियंत्रण है उसमें समस्या प्रॉब्लम आएंगे, तो एस का हो जाएगा ये 4, एस का 4। पी का 3 जिस ऑप्शन में पी का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, और उसके बाद जो है आर का 2 और एस का 4 ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का हो जाएगा 3, उसके बाद क्यू का 1, आर का 2 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है शिक्षा क्रम निर्माण के सिद्धांतों को उनके उद्देश्यों से जोड़े। एक साइड जो दिया गया है शिक्षा क्रम का निर्माण का सिद्धांत और दूसरे साइड उनके उद्देश्य क्या है उसको सुमेलित करना है। पी दिया है उपयोगिता का सिद्धांत, तो जो उपयोगिता का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सिद्धांत का उद्देश्य ये है विद्यार्थी की जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जो विद्यार्थी है स्टूडेंट है उसकी वर्तमान आवश्यकता क्या है और उसकी वर्तमान आवश्यकता को समझकर उस आवश्यकता की पूर्ति करना, ये क्या होता है उपयोगिता का सिद्धांत में। ये हो जाएगा पी का 2, पी का 2 हो जाएगा। उसका क्यों दिया है लचीलेपन का सिद्धांत, तो लचीलेपन के सिद्धांत के उद्देश्य से ये विशेषता क्या रहेगा, व्यक्तिगत जो भिन्नता है भिन्नताओं के अनुसार परिवर्तन, जो है व्यक्तिगत जो भिन्नता है अलग अलग जो व्यक्ति के लिए अलग अलग, जो ये अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग रहेगा वो, तो ये जो है व्यक्तिगत जो भिन्नता है इंडिविजुअल जो भिन्नता है डिफरेंस है उसके अनुसार जो है परिवर्तन करना क्या होता है, ये लचीलेपन का सिद्धांत। हो जाएगा क्यू का 3, क्यू का 3। उसका जो है आर दिया है दूरदर्शिता का सिद्धांत, तो ये जो दूरदर्शिता के सिद्धांत में क्या होता है भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलन, तो जो भविष्य के लिए जो आवश्यकता है उसके प्रति उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दूरदर्शिता का सिद्धांत की उद्देश्य या विशेषता, आर का हो जाएगा 1। उसका जो है एस दिया है एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में क्या होगा जो विभिन्न विषयों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना, जो अलग अलग विषय रहेगा तो उन अलग अलग विषयों को एकीकृत कर या एक साथ जो है या उनमें जो संबंध है इंटर रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको स्थापित करना या उसको समझाना, तो हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 जो है ए बी दोनों में है। उसके बाद जो है आर का 1, आर का 1 जो है ये ए में नहीं है तो ऑप्शन ही हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है आरटी 2009 के विशिष्ट प्रावधानों को सम्मिलित करें। तो जो है आरटी जो है 2009 है, आरटी राइट टू एजुकेशंस या शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के जो विशिष्ट प्रावधान है उसको सम्मिलित करना है। धारा 17, तो धारा 17 में क्या प्रावधान किया गया है? तो धारा 17 में प्रावधान ये किया गया है जो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध किया गया है। तो जो है शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और मानसिक उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, मतलब इसका निषेध किया गया है किसमें? धारा 17 में। ये हो जाएगा पी का 2। इसका जो है क्यों दिया है धारा 24। तो धारा 24 में क्या चीज़ का प्रावधान है? तो धारा 24 में ये प्रावधान है शिक्षकों की जो कर्तव्य और शिकायतों का निवारण करना। तो जो शिक्षक के जो कर्तव्य है और उसकी जो शिकायत रहेगा उसका निवारण करना, तो हो जाएगा धारा 24 में। आर का हो जाएगा 3, सॉरी क्यू का 3। उसका जो है आर दिया है धारा 25। तो धारा 25 में क्या चीज़ का प्रावधान है? तो धारा 25 में ये प्रावधान है जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसका मानक, छात्र शिक्षक का मानक इसमें प्रावधान है, तो हो जाएगा आर का 1। इसका जो है एज दिया है धारा 28। तो धारा 28 में क्या प्रावधान है? शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक। तो जो है शिक्षक द्वारा जो है धारा 28 ये बात करते हैं जो शिक्षक है उसके द्वारा जो है निजी ट्यूशन या जो ट्यूशन पर रोक लगाता है, कि हो जाएगा एस का 4। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी सी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 3 ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है शिक्षा क्रम विकास के चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला जो दिया है इसमें के मूल्यांकन इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। तो जिसमें के लास्ट में नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ये बी में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन बी और डी हट जाएगा। तो ये मूल्यांकन जो है ये 1 2 3 4 5 है, तो ये मूल्यांकन 5वें नंबर पे आ जाएगा लास्ट में। इसमें जो क्या दिया है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन, अधिगम अनुभव का चयन और आवश्यकताओं का विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? जो आवश्यकता है उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज ऑफ नीड्स। तो जो आवश्यकता है तो सबसे पहले जो शिक्षा क्रम या जो हम करिकुलम बना रहे हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले जो आवश्यकता है उस पर एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ की आवश्यकता है, उस पर फोकस करेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे। तो जो है आवश्यकता पर विश्लेषण कर लिए, एनालाइज कर लिए। उसके बाद हम किसका जो है निर्धारण करेंगे? शिक्षण उद्देश्यों का। जो शिक्षण का उद्देश्य है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो जो शिक्षण की जो क्या क्या उद्देश्य है उसको फोकस करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब हम जो है शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण कर लिए कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है उसको। अब उसके बाद हम किसकी जो है फोकस करेंगे? जो अधिगम अनुभवों का चयन, तो जो है सिलेक्शंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस क्या है, जो हमारे जो लर्निंग किए हम सीखे हैं, तो उसके जो अनुभव क्या है उसका चयन करेंगे, हो जाएगा अनुभव का चयन करना। और फिर जो है शिक्षण विधियों का चयन, फिर जो टीचिंग मेथड का चयन करेंगे, तो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशंस करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? वो। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे एल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एन, चौथे नंबर पे आ जाएगा एम और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा के। शुरू में ओ, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे। ओ तो ए और सी दोनों में है। उसके बाद ओ के बाद एल, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया ओ के बाद एल के बाद एन के बाद एम के बाद के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के विकासवादी चरण हैं, उस चरणों को व्यवस्थित करें। तो जो है पहले क्या होता था? जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते थे, जैसे जो हो गया दिव्यांग बच्चे हो गया, है ना, और जो कई प्रकार का जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, तो पहले क्या होता था? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहते थे उनको बहिष्करण, मतलब उसको एक्सक्लूजन कर देते थे, मतलब बाहर कर देते थे, कि हो जाएगा वो पहले नंबर पे। अब जो है फिर क्या हुआ? जो धीरे धीरे जो है पृथक्करण, मतलब उनके लिए जो है अलग से विशिष्ट विद्यालय बनने लगे, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए, तो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है आगे फिर क्या हुआ? जो है फिर जो डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आया, जिसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी एक साथ शिक्षा देने लगे, ये हो जाएगा एकीकृत शिक्षा, हो जाएगा तीसरे नंबर पे।
फिर जो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशंस, जिसमें जो है सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, विशेषत्व वाले बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ बैठा कर एक ही रूम में शिक्षा देने लगा, ये हो गया समावेशी शिक्षा, जो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर जो अंत में क्या आ जाएगा, ये सामान्य शिक्षा, जिसमें जर्नल एजुकेशंस, ये हो जाएगा ब्रॉड। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ओ। उसके बाद जो है एम के बाद जो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये एन, और चौथे नंबर पे के, पाँचवें नंबर पे एल। शुरू में जिस ऑप्शन में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, ओ तो सभी में है। ओ के बाद एम, ओ के बाद एम, ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। ए बी डी तीनों में है एम। उसके बाद एम के बाद एन, एम के बाद एन, ये डी और बी दोनों में है, तो ये ए को हटा देंगे, ए में नहीं है। उसके बाद जो है एन के बाद के, एन के बाद के, ये डी में नहीं है, डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो गया एम, एम के बाद एन, एन के बाद सॉरी एम के बाद ओ के बाद एम के बाद एन के बाद के के बाद एल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले नंबर पे हो गया ये ओ, इसका दूसरे नंबर पे हो गया एम, तीसरे नंबर पे हो गया ये एन, और चौथे नंबर पे हो गया ये के, और पाँचवें में हो गया एल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया एल, क्रियात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना करना। तो जो है पहला कथन सही हो जाएगा, जो क्रियात्मक और जो व्यवहारिक पक्ष है उसकी अवहेलना करना या उसको ध्यान न देना, तो जो है शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या के संदर्भ में सही है कथन एल। उसका जो है कथन दूसरा दिया है एम, परीक्षा केंद्रित प्रणाली का अत्यधिक प्रभाव। ये जो है कथन एम भी सही है कि जो है परीक्षा केवल जो है परीक्षा केंद्रित जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, उसका जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है जो शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या में। उसका जो है तीसरा कथन एन दिया है, स्थानीय संसाधनों और संस्कृति का अभाव। ये भी सही कि जो है शिक्षा क्रम के निर्माण में जो है स्थानीय जो संसाधन है और संस्कृति का अभाव या कमी है, ये भी सही है। जो तीसरा ये चौथा कथन दिया है ओ, केवल बाल केंद्रित शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देना, तो ये जो है यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या के संदर्भ में बताना है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस, तो ये वाला जो है वो जो है हट जाएगा। उसका जो है कथन पी दिया है, शिक्षकों की निर्माण प्रक्रिया में न्यून सहभागिता। तो जो है निर्माण प्रक्रिया है, जो शिक्षकों की जो निर्माण प्रक्रिया है, जो क्रिएटिंग प्रोसेस है, उसमें न्यून सहभागिता मतलब बहुत कम उसकी भूमिका है या पार्टिसिपेशन से बोला जा रहा है। तो पी भी सही है। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, जिसमें ओ है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है वो, और ऑप्शन डी में ए और डी हट जाएगा। और उसके बाद जो है ये चारों कथन सही है, कथन एल, एम, एन और पी। एल, एन, एल, एम, ये जो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एल, एम, एन और कथन पी सही है। प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत बाल अधिकारों और शिक्षक उत्तरदायित्व के बारे में क्या सही है। पहला कथन एल दिया है, बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाना, सतत मूल्यांकन तक। ये जो है कथन पहला एल सही है कि जो बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाना, सतत मूल्यांकन तक, ये जो कथन पहला एल सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। ये जो कथन एम, ये भी सत्य है कि जो शिक्षक को या टीचर को जो प्रत्येक स्टूडेंट्स है, ये जो प्रत्येक बच्चे हैं, उन बच्चे के जो सीखने की जो गति है उस गति का रिकॉर्ड रखना, ये जो कथन एम ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में जनसंख्या गणना के लिए लगाया जा सकता है। तो ये जो कथन एन ये सत्य है कि जो शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य हो गया जैसे जनसंख्या गणना, इसमें लगाया जा सकता है। ये जो कथन एन ये सत्य है। उसका जो है कथन ओ दिया है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु NCPCR उत्तरदायी संस्था है। ये जो है कथन ओ ये भी सही है कि जो है बाल अधिकार संरक्षण के लिए जो है NCPCR जो संस्था है ये उत्तरदायी संस्था है। तो जो कथन ओ ये भी सही है। उसका जो है कथन पी दिया है, 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता। तो जो कथन पी ये भी सही है कि जो है 1 किलोमीटर के भीतर जो है प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता होनी चाहिए। ये जो है कथन पी ये भी सही है। सभी कथन सही हैं, तो किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न है,
अपंगता या हैंडीकैप और अक्षमता के डिसेबिलिटी के अंतर के विषय में सही कथन चुनें। देखो यहाँ पे जो क्षति देखें हम लोग और अक्षमता और तीसरा एक नाम आया है अपंगता। देखो जो क्षति क्या होता है, जैसे क्या है, जो जन्मजात या किसी कारणवश या दुर्घटनावश क्या हो गया, उसकी शारीरिक रूप से क्षति हो गया, जैसे दिव्यांग है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए कि बच्चा जो है क्या है, जन्म से ही आँख से दिव्यांग है। तो जो आँख से दिव्यांग है मतलब उसके पास जो है आँख नहीं है, तो क्या हो गया, ये क्षति है, क्षति हो गया। और उसके बाद जो अक्षमता मतलब जो है, यदि वो आँख से दिव्यांग है तो क्या है, देख नहीं पाएंगे तो क्या हो गया, अक्षमता है वो, ये क्या हो गया, ये अक्षमता। और अपंगता जैसे क्या है कि अब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में जो है ब्लैक बोर्ड में लिखवाया जाता है, तो ब्लैक बोर्ड यदि वो आँख से दिव्यांग है तो उसको देख पाएगा क्या, तो ये जो है देख नहीं पाएगा, तो उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे जल्दी से, तो क्या होगा, ये पिछड़े रहेगा। तो ये जो क्या हो जाएगा, पिछड़ना, ये जो है सामाजिक रूप से पिछड़ा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यही अपंगता हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, अपंगता। तो वही अपंगता और जो अक्षमता है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। पहला कथन एल दिया है, अक्षमता कार्य करने की योग्यता में कमी है। तो जो है ये पहला कथन एल सही कि जो अक्षमता जो है कार्य करने की जो योग्यता है उसमें क्या है, कमी। जैसे जो क्या है, आँख से दिव्यांग है तो देख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, ये अक्षमता। उसका जो है कथन एम दिया है, अपंगता सामाजिक भूमिका निभाने में आने वाली बाधा है। तो जो है कथन एम भी ऐसे हैं कि जो अपंगता क्या है, सामाजिक भूमिका, जैसे क्या है कि वो लिखवा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, क्या है, वो लिख नहीं पाएगा, और वो लिख नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पिछड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, सामाजिक रूप से पिछड़ापन। ये जो है कथन एम, ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, अपंगता हमेशा जन्मजात होती है। तो जो है कथन एन ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि अपंगता जो है केवल जन्मजात या हमेशा जन्मजात नहीं होती है। अपंगता जो है किसी घटनावश भी हो सकता है, इसलिए जो कथन एन ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, अक्षमता और अपंगता एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जो है कथन ओ असत्य हो जाएगा, क्योंकि अक्षमता और अपंगता जो है दोनों अलग अलग है। अक्षमता जो है क्या है कि वो जो है कार्य करने में क्या हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे, अक्षमता हो जाएंगे, और अपंगता मतलब जो है सामाजिक रूप से वो पिछड़ जाएंगे। तो जो है दोनों ओ, ये जो कथन ओ ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, क्षति के बिना भी अपंगता संभव है। तो जो है कथन पी ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो क्षति ही नहीं होगा तो जो है अपंग कहाँ रहेंगे, क्षति ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्षति के बिना भी अपंगता संभव है। तो जो कथन पी ये भी असत्य हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमें जो है सही कथन का चयन करना था। कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन एल और एम। किसमें दिया है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन एल और कथन एम सही हैं। प्रश्न है, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 की किस अनुसूची के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक और प्रति 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। ये जो कौन सी सूची में है, जो आर्टिकल जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की, जो कौन सी अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अनुसूची 1 में है। प्रश्न है, शिक्षा क्रम या करिकुलम के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यों और आदर्शों की निरंतरता। तो जो है शिक्षा क्रम के चुनाव का सबसे जो महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार ये है कि मूल्य और जो आदर्श है उसकी निरंतरता बनाए रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, विभिन्नताओं में समानता का शैक्षिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करते हुए समान अवसर प्रदान करना। जो है इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, ये जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है जो अलग अलग है उसको स्वीकार करते हुए समान अवसर प्रदान करना, मतलब सभी को समान अवसर देना। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करते समय शिक्षक की संसाधन प्रदाता रिसोर्सेज प्रोवाइडर के रूप में क्या भूमिका है। यहाँ पे बताना है कि जो शिक्षक है, शिक्षक की
संसाधन प्रदाता के रूप में क्या भूमिका होगा या क्या रोल होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायक उपकरणों, मतलब उसके पास जो भी असिस्टेंट जो टूल्स होंगे, सहायक जो टूल्स होंगे, और जो अनुकूलित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो जो है यदि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो है सहायक उपकरण और जो अनुकूलित जो सामग्री है वो उपलब्ध कराना उसकी मुख्य भूमिका होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC के अनुसार जीने का अधिकार या राइट टू सर्वाइवल में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट टू सर्वाइवल या जीने के अधिकार में ये शामिल है कि न्यूनतम मानक भोजन, तो जो है मिनिमम जो स्टैंडर्ड भोजन मिलनी चाहिए, आश्रय मिलनी चाहिए, मतलब जो रहने के लिए आवास हो गया, जैसे बोला जाता है रोटी, तो जो है रोटी, कपड़ा और मकान, और यहाँ पे जो है ये स्वास्थ्य सुविधा है या स्वास्थ्य सेवाएं भी बोला गया है, तो हो जाएगा हेल्थ। जो है रोटी मतलब जो हो गया भोजन हो गया, मतलब उसको जो है मानक न्यूनतम मानक भोजन मिलनी चाहिए, आश्रय मतलब उसके लिए आवास होनी चाहिए, और जो है स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। किसके अनुसार जो है जीने का अधिकार जो है राइट टू सर्वाइवल, और जो है किसके अनुसार है संयुक्त राष्ट्र जो बाल अधिकार सम्मेलन है उसके अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, शिक्षा क्रम की अवधारणा के संबंध में निम्न बिंदुओं को देखें। पहला कथन दिया है यह डोर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है तोड़ का मैदान। तो जो है पहला कथन ये सही है। दूसरा कथन दिया है इसमें पाठ्येतर गतिविधियाँ को करिकुलम एक्टिविटीज शामिल नहीं होती। तो जो है ये कथन दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो पाठ से बाहर की जो गतिविधियाँ है, जो करिकुलम है या जो शिक्षा का क्रम है उसमें शामिल नहीं होता है बोला जा रहा है। पाठ जो है गतिविधि हो गया, सांस्कृतिक गतिविधि हो गया, सामाजिक गतिविधि हो गया, ये सब जो है गतिविधि जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये जो है सभी शामिल होता है, ना कि जो है पाठ्य में है वही बस। इसलिए जो है कथन ये दूसरा गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दूसरा कथन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में आ जाएगा, और ऑप्शन सी में भी दिया है और ऑप्शन बी में भी है दूसरा कथन, तो ये बी से डी हट जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है समाज की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। तो जो है ये तीसरा कथन ये भी सही है कि जो है शिक्षा क्रम क्या होता है, जो समाज की जो आकांक्षा है उनकी आकांक्षा या आवश्यकता है उसका प्रतिबिंब होता है। तो ये तीसरा कथन ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन दिया है उन्हें दिव्यांग शब्द से संबोधित करना सम्मानजनक माना गया है। तो जो है पहला कथन सही कि जो है जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो विकलांग बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले हैं उसके लिए जो है दिव्यांग शब्द से संबोधित करना सम्मानजनक माना गया है, तो पहला कथन सही है। तो जो ऑप्शन ए में नहीं है ऑप्शन ए को हटा देंगे, और डी में भी नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है उनकी पहचान हेतु चेकलिस्ट और अवलोकन प्राथमिक साधन है। तो जो है ये दूसरा कथन ये भी सही है कि जो उनकी पहचान का जो है चेकलिस्ट और अवलोकन करना प्राथमिक साधन है, तो दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन समावेशी शिक्षा का ही दूसरा नाम है। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों अलग अलग है, इसलिए तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन सी में दिया है तीसरा, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। प्रश्न है, शिक्षक के उत्तरदायित्व आरटी की जो धारा राइट टू एजुकेशन की जो धारा 24 है के बारे में कौन सा कथन सही है या कूट सत्य है? पहला कथन दिया गया है विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता और समय का पालन करना। तो जो है पहला कथन सही हो जाएगा। जो धारा 24 है इसमें बोला गया है कि विद्यालय में जो शिक्षक है टीचर है उसकी उपस्थिति जो है रेगुलर उपस्थिति होनी चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। पहला कथन सही है। तो ये जो ऑप्शन डी में पहला कथन नहीं दिया है तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। दूसरा कथन दिया है पाठ्यक्रम का समय पर संचालन और उसे पूरा करना। तो ये जो है दूसरा कथन भी सही कि जो है पाठ्यक्रम या सिलेबस है उसको समय पर संचालित करना और उसको समय पर पूरा करना। तो जो है ये दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है उसका निर्धारण करना। तो ये तीसरा कथन ये भी सही है। तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन किस में दिया है? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न है, शिक्षा क्रम निर्माण और बाल अधिकार के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, जो कथन जो है गलत नहीं है, सही नहीं है, उसकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, शिक्षा क्रम निर्माण में स्थानीय स्वायत्ता एक बड़ी समस्या है। तो ये जो है पहला कथन सही कि जो शिक्षा क्रम निर्माण में जो स्थानीय स्वायत्ता या जो लोकल ऑटोनोमस है वो क्या है, एक बड़ी समस्या है। तो ये जो है सही है, ना कि गलत। इसका जो है दूसरा कथन दिया, आरटी जो है राइट टू एजुकेशन 2009 निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 25% आरक्षण का विरोध करता है। तो ये जो है दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 25% जो रिजर्वेशंस की विरोध नहीं है, क्या करते हैं, समर्थन, इसलिए जो है ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन दिया, क्षति का सीधा संबंध शरीर के किसी अंग की संरचनात्मक कमी से है। तो जो है ये तीसरा कथन ये भी सही है। तो हमें जो है गलत कथन की चुनाव करना था, तो गलत कौन सा है, दूसरा बस। तो किसमें दिया है दूसरा कथन, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल दूसरा बस कथन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।